नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। माँ शब्द प्रकृति के द्वारा समाज के लिए दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। इसी माँ शब्द के साथ सौतेली शब्द जुड़ जाता है तो समाज में नकारात्मकता फैल जाती है। लोग यही सोचने और समझने लगते हैं कि ये जो माँ है, झगड़ालू माँ होगी, दुख देने वाली होगी, बच्चे को परेशान करने वाली होगी, पति के कान भरने वाली होगी। आज की जो कहानी होने वाली है, वो सौतेली माँ की ही है। लेकिन ये सौतेली माँ अपने त्याग और प्यार के बदौलत और अपनी मेहनत के बदौलत एक ऐसा मिसाल कायम करती है कि समाज में ऐसे लोग जो होते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं सौतेली माँ के प्रति, उनकी जो विचारधाराएं हैं, वो बदल जाती है। आज जो आप कहानी सुनेंगे, अगर आपने ये पूरी कहानी सुना, तो आपके मन में भी अगर सौतेली माँ को लेकर विचारधाराएं अगर नकारात्मक होगा, तो वो भी बदल जाएगा। कहानी है प्रीतमपुर के जमींदार साहब की। जमींदार साहब का एक लड़का भी है, उसका नाम है विक्रम। विक्रम 8 साल का है तो देखने में छोटा, लेकिन उसके जो नाज नखरे हैं, जो तौर तरीका और स्टाइल है, वो राजा महाराजाओं का है। पूरे हवेली के जितने भी नौकर चाकर हैं, वो विक्रम बाबू के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं। इधर जमींदार साहब का ऐसा रुतबा है गांव में कि लोग बड़े अदब के साथ पेश आते हैं उनके साथ। जमींदार साहब भी गांव के लोगों को बहुत स्नेह और भाव और प्रेम से रखे हुए हैं। विक्रम खेलते खेलते कभी कभी रोने लगता है, और रोने इसलिए लगता है कि 6 महीना पहले विक्रम की मां का देहांत हो जाता है। विक्रम के रोने की वजह से जमींदार साहब परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि विक्रम रोना बंद कर दे, खुश रहे। वो ये भी चिंता करते हैं कि विक्रम का जो लालन पालन है, उसका देख रेख है, मैं शायद सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। काफी व्यस्त रहते हैं जमींदार साहब। जमींदारी तो है ही, साथ साथ में ये एक उद्योगपति भी हैं। अपने रोजी रोजगार को बाहर बाहर फैलाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो काफी व्यस्त रहते हैं। परेशान तो रहते ही हैं। अपने सलाहकारों को जमींदार साहब बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या किया जाए। जो भी सलाहकार रहते हैं, जमींदार साहब को ये बताते हैं कि ऐसा किया जाए कि आप शादी कर लीजिए। जमींदार साहब सोचते हैं कि चलिए अच्छी बात है, शादी कर लेते हैं। और शादी करने से कम ये तो होगा कि विक्रम खुश रहना स्टार्ट कर देगा, उसकी देखभाल करने वाला कोई मिल जाएगी। जमींदार साहब गांव के पंडित को बुलाते हैं और यही बात पंडित जी को कहते हैं कि कोई रिश्ता अगर है तो बताइए, और नहीं तो ढूंढिए। ये बात जैसे ही पंडित जी सुनते हैं, वो वैसे ही खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ अपने थैले के अंदर, पंडित जी जब आए थे तो कांधे में थैला था, वो थैले के अंदर पोथी पतरा, वो तमाम पूजा पाठ का सामान रखते हैं भाई। उसी थैले से 5-6 लड़कियों की तस्वीर निकाल कर जमींदार साहब के सामने रखते हैं। कहते हैं पंडित जी कि आप इनमें से पसंद कीजिए, इतने सारे रिश्ते तो हैं ही। जमींदार साहब उन तमाम तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं। उनकी नजर एक तस्वीर पे जाकर टिक जाती है। पंडित जी को बोलते हैं कि ये जो तस्वीर वाली लड़की है, ये इसके बारे में आप बताइए।
ये मुझे पसंद आई। पंडित जी कहते हैं कि बिल्कुल आपका जो पसंद है वो बेहतर है, क्योंकि एक गरीब की लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुशील है और बड़े संस्कारों वाली है। जमींदार साहब कहते हैं कि चलिए, अगर आप ये कह रहे हैं तो बात को आगे आप बढ़ाइए और बाकी की व्यवस्थाएं आप ही कीजिए। पंडित जी बात को आगे बढ़ाते हैं, शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं, शादी भी हो जाती है। जमींदार साहब शादी करके अपनी नई दुल्हन को लेकर जब हवेली आते हैं, तो यहाँ पे जो तैयारियां हैं और इधर जो विक्रम है, वो विक्रम भी बड़े अपनी नई माँ के स्वागत के लिए बेचैन है और देखने के लिए भी बेचैन है। राजसी व्यवस्था किया गया स्वागत के लिए, शाही व्यवस्था थी। स्वागत बड़े धूमधाम से होता है। नई दुल्हन घर में आती है, आंगन में जब प्रवेश करके आ जाती है, तो उसकी नजर विक्रम के ऊपर जब जाता है, तो दौड़ कर जाती है और विक्रम को गले लगाती है। विक्रम भी दौड़कर अपनी नई माँ, समाज जिसे सौतेली माँ कहते हैं, उस सौतेली माँ के गले झूम कर वो विक्रम लगता है। विक्रम का उम्र 8 साल का है, समझदार बच्चा है, दुनियादारी अब समझने लगा है। उसे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा खुश हो जाता है। विक्रम अपनी नई माँ के साथ घुल मिल जाता है और नई माँ भी विक्रम के साथ घुल मिल जाती है। ठाकुर साहब भी खुश हैं, हवेली में काम करने वाले नौकर चाकर भी खुश हैं, पूरा गांव अभी खुश है इस नई दुल्हन के व्यवहार से। जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, पूरा का पूरा हवेली खुशियों से भर जाता है। एक दिन ठाकुर यानी जमींदार साहब अपने घर से बगैर नाश्ता किए हुए किसी काम से बाहर निकल जाते हैं। नई दुल्हन रोकने का काम करती है, वो कहती है कि आप अगर जा रहे हैं तो नाश्ता करके जाते। तो जल्दी जल्दी में बाहर निकल जाते हैं, दोपहर को लौटते हैं और खाना वगैरह खाते नहीं हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर दरवाजा को अंदर से बंद कर देते हैं। यहाँ पे खाने पे इंतजार कर रही है नई दुल्हन, विक्रम भी इंतजार कर रहा है और भी जो नौकर चाकर हैं जमींदार साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। जमींदार साहब वापस आते नहीं हैं, काफी देर हो जाता है। इंतजार करते करते परेशान हो जाती है नई दुल्हन यानी विक्रम की माँ। जाती है दरवाजे पे और दरवाजे से आवाज देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज आता नहीं है। इसके बाद दरवाजा को खटखटाती है, लेकिन फिर भी कोई अंदर से कोई आवाज आता नहीं है। एक बार खटखटाती है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, परेशान होने लगती है और इनके मन में एक अंदेशा होने लगता है। अजीब अजीब के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाकर नौकर चाकर को बुलाती है और कहती है कि दरवाजा ये खोल नहीं रहे हैं, काफी देर से मैं आवाज दे रही हूं लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार का आवाज आ नहीं रहा है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो रहा है या कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। नौकर चाकर आते हैं, वो भी आवाज देते हैं जोर जोर से, लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार का कोई जवाब मिलता नहीं है। अंत में विक्रम की नई माँ कहती है कि दरवाजा को तोड़ दो। नौकर वहां पे जितने भी इकट्ठे थे दरवाजा को तोड़ देते हैं। दरवाजा टूटता है, ये अंदर जाते हैं और अंदर का जो सीन है वो देखकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। विक्रम की नई माँ को ऐसा लगता है कि अब वो वहां पे
बेहोश हो जाएगी, पसीने पसीने हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, परेशान हो जाती है। अंदर का जो तस्वीर है वो ऐसा है कि जमींदार साहब फंदे से लटके हुए हैं, उनके शरीर में प्राण नहीं है। नौकर दौड़ते हैं और दौड़कर जमींदार साहब को उस फंदे से नीचे उतारते हैं, जमीन पे लिटाते हैं, चेक करते हैं तो शरीर के अंदर तो प्राण है नहीं। विक्रम की नई मां ये सब देखकर बहुत परेशान होती है, जोर जोर से रोती है। वहां पे ये भी देखती है कि जहां वो लटके हुए थे ठीक नीचे जमीन पे एक पत्र लिखा हुआ है, चिट्ठी है कागज पे। वो चिट्ठी को हाथ में उठा लेती है। सारे नौकर चाकर रोने लगते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जोर जोर से आवाजें होने लगती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। विक्रम भी वहां होता है। विक्रम देखता है कि ये क्या हो गया, अभी अभी तो घर में इतनी सारी खुशियां आई थी, अभी अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। विक्रम की नई माँ भी यही सोच रही है कि अभी अभी तो अच्छा हुआ था, क्या हो गया। और इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि विक्रम की नई माँ जमींदार साहब से 10 साल छोटी थी, इतना बड़ा पहाड़ दुख का इनके ऊपर टूट गया। परेशान है, पूरा गांव परेशान है, विक्रम परेशान है, विक्रम की नई माँ बहुत ज्यादा परेशान है। अब क्या हो, अभी तो इतना ही हुआ है कि जमींदार साहब अपना प्राण त्यागे हैं। अभी दुखों का जो सैलाब है वो तो अभी आने वाला है। अब वो कौन सा सैलाब है दुख का जो आने वाला है, ये जानने के लिए बने रहिए। दाह संस्कार हो जाता है, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। विक्रम की नई माँ के गांव से भी इसके मम्मी पापा आ जाते हैं। दाह संस्कार होता है, लेकिन इसी बीच आनन फानन में पत्र को वो कहीं रख दी थी, पढ़ी नहीं थी। याद आता है विक्रम की माँ को कि वहां पे एक पत्र भी था। ढूंढती है, पत्र मिलता है, पत्र को खोलकर पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस खत्म होने की वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूं, क्योंकि सारी जायदाद, हवेली, बैंक बैलेंस, जमीन जो भी है मैंने बैंक को गिरवी रखा था और पैसे लगाए थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री बैठ गई, अब नीलामी होने वाला है, ये दिन मैं देख नहीं सकता। हाँ, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं और आप हमें माफ कर देना। विक्रम को भी कहना कि वो हमें माफ कर दे। ये जैसे ही विक्रम की नई माँ ये पत्र को पढ़ती है, अब तो ऐसा लगता है कि कैसे संभाल पाएंगे इतना बड़ा पहाड़ दुखों का। इधर जब काम क्रिया हो चुका होता है, बैंक वाले आते हैं, सारे जायदाद, हवेली, सबको वो नीलाम कर देते हैं। विक्रम को और विक्रम की मां को हवेली छोड़ना पड़ता है। गांव वाले जो जमींदार को इतना मानते थे, सब लोग अब पैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि एक फूटी कौड़ी भी विक्रम के मां के पास अब नहीं रहता है। गांव वाले मदद करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर देते हैं कि विक्रम और विक्रम की नई मां कहीं पे किराए पे मकान लेकर रह सकती है। और ये दोनों करते भी वैसा ही है। विक्रम की मां एक किराए पे मकान लेती है और वहां पे अपने बेटे विक्रम को लेकर
रहने लगती है। विक्रम की नई माँ पढ़ी लिखी थी। विक्रम से ये राय लेती है कि बेटा यहाँ पे तो अब हमारा कुछ रहा नहीं, तो क्यों ना कुछ काम करें हम लोग शहर चलकर। विक्रम हाँ में मुंडी हिलाता है। ठीक है माँ, आप जैसा चाहते हो वैसा करो। थोड़े से कपड़े लेती है, थोड़े से सामान लेती है जो भी था इनके पास। पैसे जो बचे हुए थे लेकर, विक्रम को साथ में लेकर बस से शहर आ जाती है। और शहर में आने के बाद झुग्गी झोपड़ी का जो इलाका था वहां पे जाती है और एक छोटा सा किराए पे एक झुग्गी झोपड़ी ले लेती है। विक्रम के साथ रहने लगती है। गांव वाले जो पैसे दिए थे उसमें से थोड़े बहुत बचे हुए थे, उस पैसे से वो खिलौने खरीदती है और खिलौना को लेकर शहर के गली 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 रोड रोड घूम घूम कर बेचना शुरू कर देती है। गरीबी का ऐसा पहाड़ टूटता है कि जो विक्रम को नौकर चाकर 56 भोग खिलाने में मशगूल रहते थे, 56 भोगों से भी पेट नहीं भरता था विक्रम का। आज 2 वक्त का भोजन भरपेट करने में भी तकलीफ हो रही है। खिलौने बिकते थे तो खाना मिल जाता था, नहीं बिकता था तो कभी कभी नमक को पानी में घोलकर खुद भी पीती थी और अपने विक्रम को भी पी कर सुला देती थी। विक्रम धीरे 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 इस गरीबी की हालत में जीना सीख लेता है। माँ का नित्य दिन का काम खिलौना बेचने जाना होता है। विक्रम इधर भी जो झुग्गी झोपड़ी के जो लड़के हैं उनके साथ दोस्ती कर लेता है, खेलता है। दिन भर करे तो क्या करे, बच्चा है। भूख लगता है जब विक्रम को, तो कभी कभी ऐसा है कि कचरे के डब्बे में अगर कोई जूठा खाना फेंका हुआ है तो उसको भी उठा करके ये खा लेता है। भूख ऐसी चीज है। माँ दिन भर खिलौना बेचकर जब वापस आती है, विक्रम को देख कर लाड़ प्यार करती है, जितना हो सकता है सजाती है, संवारती है, प्यार देती है। विक्रम ऐसे ही खाना मांगने के लिए एक दिन रोड पर खड़ा ही था। गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी। उसी में एक कार आकर विक्रम के पास रुकती है। कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम विक्रम है क्या? विक्रम जब ये सुनता है तो चकित हो जाता है कि बहुत दिनों बाद कोई है जो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है अलग व्यक्तियों में। इसे बड़ा अच्छा लगता है। वो हाँ में मुंडी हिलाता है। विक्रम कहता है कि हाँ, मैं ही विक्रम हूं। ये जो कार वाला व्यक्ति है वो पूछता है, बेटा आपको आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? जैसे ही ये व्यक्ति पूछता है वैसे ही विक्रम के आंख से आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है वो। फिर बताता है, वो सारी कहानी बताता है, क्या हुआ, पिताजी कैसे डेथ हो गए, हम यहां तक कैसे पहुंच गए। ये जो शख्स है जो विक्रम से बात कर रहा है, ये भी बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में जमींदार साहब के हवेली पे आया जाया करता था। कुछ दिनों से वो टूर में था जिसकी वजह से वो जमींदार साहब से मिल नहीं पाया था और ये घटना का समाचार इस व्यक्ति को नहीं लगी थी, नहीं मिली थी। जब ये हवेली पे आया जाया करता था तो वहीं पे विक्रम को देखा था। चूंकि विक्रम बहुत प्यारा बच्चा है, उसका व्यवहार भी और सूरत भी बहुत प्यारा है। तो चूंकि उसके घर पे ये व्यक्ति जाया करता था और रहना भी होता था तो विक्रम को पहचानता था। यह आदमी पूछता है कि यहाँ पे कहाँ रहते हो बेटे? विक्रम कहता है कि चलिए मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। उस व्यक्ति को लेकर
अपनी झुग्गी झोपड़ी में जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे लेकर जाता है। ये आदमी देखता है, देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। बातचीत करता है विक्रम की माँ से और अपने जेब से कुछ रुपयों का जो बंडल है निकाल कर देने का, मदद के तौर पे देने का प्रयास करता है। विक्रम की माँ सीधे तौर पे मना कर देती है कि भाई साहब, मुझे अभी पैसे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर है कि खिलौना बेचकर मैं और अपना पेट और विक्रम का पेट मैं चला लेती हूँ। पैसे की आवश्यकता नहीं है। विक्रम की माँ जैसे ही कहती है कि मैं खिलौना बेचकर अपना पेट चला रही हूँ, तो ये आदमी खुश हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? खिलौना बेचते हो? विक्रम की माँ कहती है कि जी हाँ, मैं खिलौना ही बेच रही हूँ। ये आदमी कहता है कि चलिए अच्छी बात है, खिलौना का फैक्ट्री तो मेरा भी है इसी शहर में और मुझे एक सेल्स गर्ल्स की आवश्यकता है। चलिए, आप हमसे मदद नहीं लेंगे, तो क्या आप हमारे फैक्ट्री में काम करेंगी? क्योंकि आप काफ़ी दिनों से खिलौना बेच रही हैं, तो एक्सपीरियंस तो आपको हो ही गया होगा कि कैसे बेचना है। ये ऑफ़र विक्रम की नई माँ मान लेती है और उस खिलौने की फैक्ट्री में नौकरी कर लेती है। इतना मन लगाकर काम करती है, इतनी मेहनत करती है, इतनी सूझबूझ के साथ मेहनत करती है कि फैक्ट्री का मालिक सैलरी तो दे ही रहा था, विक्रम की नई माँ को कमीशन भी प्रोवाइड करा दिया। कमीशन का पैसा और सैलरी दोनों पैसे को जोड़-जोड़ कर विक्रम की नई माँ छोटी-सी खिलौने की ही फैक्ट्री डाल देती है उसी शहर में, छोटा-सा। उस फैक्ट्री में विक्रम भी काम करना शुरू कर देता है। छोटा था तो बड़ा, धीरे-धीरे समय गुज़रा है तो वो बड़ा हो गया है, 14 साल का हो गया है। माँ-बेटा दोनों दिल से मेहनत करते हैं वहाँ पे। काम धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे करके इतना बड़ा होने लगता है कि खिलौने का जो डिमांड है, वो यहाँ तो ज़्यादा हो ही रहा है, विदेशों में भी डिमांड बढ़ जाता है। बाहर तक बिकने लगता है। कंपनी धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है। बढ़ते-बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि वो यहाँ के जितनी भी महिलाएँ हैं और जो भी उद्योगपति महिलाएँ हैं, उनमें टॉप कर जाती है हैसियत के मामले में। करोड़पति ही नहीं, कंपनी का टर्नओवर अरबों में जाता है और ये जो महिला है, यानी विक्रम की माँ, अरबपति महिलाओं में शुमार हो जाती है। जब वो घर से निकल रही थी, तो यही सोच कर निकली थी कि मेरा जो बेटा है विक्रम, विक्रम जैसे राजा की तरह रहता था, वैसा ही ज़िंदगी में अपने विक्रम को दूँगी। अपनी सूझबूझ और लगन के साथ मेहनत करने के बाद वो दिन लाकर अपने विक्रम के लिए खड़ा कर देती है। विक्रम भी अब बड़ा हो चुका है, समझदार तो है ही। अपनी माँ का मेहनत, त्याग और लगन को देख भगवान के जैसा पूजता है वो। अब ये भी अपनी माँ का सेवा उतने ही मन से करता है। दोस्तों, विक्रम राजा की तरह रहने लगता है, अपनी माँ को रानी की तरह सजा कर रखने लगता है विक्रम। पुनः इन दोनों की जिंदगी में वो खुशियां लौट जाती हैं। जिंदगी बेहतर तरीके से अपने पटरी पे चलने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यही कहानी था जमींदार साहब का और विक्रम का। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि रिश्ते
हमारे और आपके ऊपर निभाने के लिए डिपेंड होती है कि हम और आप उसे कैसे निभाते हैं। रिश्ते बहुत अनमोल हैं। हम रिश्तों को भूलने लगते हैं। ये जो सांसारिक भौतिक जो व्यवस्थाएं हैं, सुख सुविधाओं के चक्कर में हम रिश्तों को भूलने लगते हैं। लोग तो अपने माँ बाप को भी ओल्ड एज यानी वृद्धाश्रम तक जाकर छोड़ आते हैं। यहाँ तक क्या, जाकर छोड़ने की क्या बात करें, घर से निकाल देते हैं और वहां तक भी जाकर नहीं छोड़ते। रिश्तों को संभाल लिया जाए। जिंदगी बहुत छोटी है। यही सीख और यही प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। जय हिंद, जय भारत।